नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर पटेल और आप देख रहे हैं किसानों समेटिन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, घंटे वाले बटन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, ताकि हम उन सभी तमाम चीज़ों को आपके पास दिखा सकें, आपकी मदद कर सकें। आज टीम इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह पटेल जी, MLC स्नातक प्रत्याशी, लखनऊ खंड निर्वाचन क्षेत्र एवं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश एवं कुर्मी क्षेत्रीय महासभा लखनऊ की टीम के द्वारा लोक सेवा आयोग 2019 की परीक्षा में सभी वर्गों में तीसरा स्थान एवं महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली देश की गौरव प्रतिमा वर्मा जी को उनके आवास जनपद सुल्तानपुर में पहुंचकर सम्मानित किया गया, जिसमें पटेल महेश कुमार वर्मा जी अपना दल यस महानगर अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष कुर्मी क्षेत्रीय महासभा लखनऊ के द्वारा सम्मानित किया गया एवं नितिन सिंह पटेल जी, सुदर्शन गडियार जी, ब्रजेश वर्मा जी, नवरतन पटेल जी मौजूद रहे। मैं उसमें जनपद सुल्तानपुर में और मेरे साथ IAS की 3rd रैंक की जो प्रतिमा वर्मा जी ने हासिल की, उनके आवास में आ चुका हूँ और मैं उनसे जानकारी चाहूँगा कि कैसे उन्होंने इस सफलता को प्राप्त किया है और क्या मैसेज देना चाहेंगी जो समाज में जो युवा जो है पढ़ाई करते हैं घर पे रह के या इलाहाबाद में रह के, दिल्ली में रह के, उनको क्या क्या परेशानी आती हैं और क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए और बेहतर सफलता मिल सके उनको। नाम बताइए। मेरा नाम प्रतिभा वर्मा है और इस बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा में मैंने 3rd रैंक सिक्योर की है। मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, यहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई थी और मैंने पूरी तैयारी इस एग्ज़ाम के लिए दिल्ली में रहकर की थी। क्या क्या कठिनाइयाँ आई आपको? कठिनाइयाँ बहुत सारी थी। सबसे पहले तो ये इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें गाइडेंस अच्छी नहीं मिल पाती कि हम किस तरीके से शुरुआत करें, किस तरीके से इस एग्ज़ाम की पढ़ाई करें, तो वो एक कठिनाई बहुत बड़ी वो थी। तो उसकी हाँ, मेरे घर में भी कोई नहीं, मेरे कोई ऐसे रिलेटिव्स में भी कोई इस फील्ड में अभी तक नहीं था, तो वो चीज़ थी। और मुझे लगता है वो, और प्लस क्योंकि मुझे कोई डायरेक्शन नहीं पता था, उसकी वजह से पहली बार प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को मैं क्लियर भी नहीं कर पाई थी। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे कुछ भी नहीं मिला था, प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई थी। फिर सेकंड अटेम्प्ट तक आते आते मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा कि मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी है। जब थोड़ी सी डायरेक्शन मिल गई, उसके बाद मुझे समझ आने लगा कि इस एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, क्या उसके लिए ट्रिक्स हैं, क्या तरीका है, क्या शेड्यूल बनाना चाहिए। जैसे जैसे वो क्लैरिटी आने लगी वैसे वैसे मेरी प्रिपरेशन इम्प्रूव होती गई। लेकिन उसके बाद भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हेल्थ को लेकर आती थी, क्योंकि दिल्ली में अकेले रह रहे हैं और वहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, थोड़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के चलते बस यही था कि मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मेरे माता पिता और मेरे खुद के भाई बहन दिल्ली में ही रहते हैं, तो वो हमेशा वहाँ पे रहते थे मेरा ध्यान रखने के लिए, और मेरे माँ बाप यहाँ से जितना भी कर सकते थे वो हमेशा करते रहते थे। तो इन पूरी सफलता के पीछे मैं यही कहूँगी कि इन सभी का हाथ है, ये बस मेरा ही मैंने ही, मेरी वजह से ये सक्सेस नहीं मिली है, बट इन सब का कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से ये हो पाया। आपने देखा था कि सपना कि मुझे IAS बनना है या कुछ और बनना है इंटर करने के बाद? जी, इंटर करने के पहले भी मुझे थोड़ा सा इस लाइन में आने का मन था। मुझे ये मन था कि हाँ IAS की तरफ जाना है, लेकिन तब तक मेरा डिसीजन पूरे तरीके से फाइनल नहीं था, क्योंकि एक तो मैं हमेशा सुल्तानपुर में ही थी, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, खुद इतना एक्सपोजर भी नहीं था। तो फिर कॉलेज जाने के बाद वहाँ पर थोड़ा मैंने रियलाइज़ किया कि थोड़ा सा मुझे प्राइवेट सेक्टर का भी एक्सपीरियंस ले लेना मेरे लिए बेटर होगा। तो ये सारे डिसीजन मैंने उस तरीके से लिए कि मैं कभी पीछे मुड़कर रिग्रेट ना करूँ कि मैंने शायद ये किया होता तो मेरी लाइफ के लिए बेटर होता। सोचना नहीं है जी। सिविल सर्विसेज में आने का डिसीजन मेरा पूरी तरीके से अपना था। फाइनली जब मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया कि हाँ यही मेरे लिए बेस्ट होगा, फिर मैं इस लाइन की तरफ आई थी। मम्मी आपने पूरा सपोर्ट दिया? बिल्कुल, मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं होता तो पॉसिबल ही नहीं होता यहाँ तक पहुँच पाना। कि जो अभी गांव के लोग हैं अभी अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं भेजना चाहते हैं जी। बहुत सारी उनके साथ वो पढ़ना चाहती हैं, उनके पास टैलेंट है, सब कुछ है, साधन होने के बाद आना चाहती हैं लखनऊ, लेकिन भेजते नहीं कि हमारी बेटियाँ कैसे सुरक्षित रहेगी, ये भी सारी चीज़ें आती हैं। जी, इस समाज में ये प्रॉब्लम तो है, उनका ये कंसर्न भी सही है कि सुरक्षा को लेके, जो कि आप दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी देखते हैं, वहाँ पे भी इतना एडवांस होने के बाद भी औरतों के अगेंस्ट हिंसा होती है, ये बात तो सच है।
लेकिन मेरे माँ बाप को हमेशा से, मेरे माता पिता का ये हमेशा से गोल था कि अपने सारे बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा प्रदान करनी है। उनको जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी रिसोर्सेज उनको चाहिए, वो जितना कर पाते थे करते थे। और क्योंकि मेरी दीदी भी वहाँ रहकर दिल्ली में पढ़ाई कर चुकी थी, मैंने 2010 से मैं खुद भी वहाँ दिल्ली में थी, तो हमें इतना आइडिया था कि हमें किस तरीके से खुद को सेफ़ रखना है। और मैं यही कहूँगी कि ये बस एक दिन में नहीं हुआ था। मेरे माता पिता ने बचपन से हम लोगों को तैयार किया था कि इतनी स्ट्रेंथ रहे कि हम बाकी चीज़ों का सामना कर सकें। तो ये माता पिता को बचपन से ही ये सोचना पड़ेगा कि अगर उन्हें अपनी बच्चियों को पढ़ाना है तो उन्हें बचपन से उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। उनको बचपन से अगर दबा के रखा जाएगा या फिर उनको पढ़ने के मौके नहीं दिए जाएंगे तो फिर वो आगे चलकर हायर एजुकेशन के लिए भी उनको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये एक दिन में नहीं आती कि बच्चे 18 या 20 साल की हो गई तो उसको भेजना है। उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए भी माँ बाप को बचपन से ही मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर बच्चियों को आगे बढ़ाना है तो फिर उनके साथ बचपन से उनके साथ उनकी एजुकेशन पे लगे रहना पड़ेगा, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि कल को कोई भी आंख उठाकर देखे तो उसको वो मना कर सकें, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सके, पुलिस को कॉल करके बोल सके कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने जा रहा है। हाँ, उनको राइट्स नहीं पता। प्लस अभी भी बहुत सी लड़कियां हैं जो पुलिस को कॉल करने में कतराती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो माँ बाप ने बचपन से ये सारी चीज़ें नहीं बताई कि किस तरीके से करनी है। दूसरा, थोड़ा सा समाज में डर तो है ही कि जब भी लड़की ऐसी कोई चीज़ बोलती है तो उसके खिलाफ लोग उंगली उठाते हैं। और इसमें से कई बार परिवार वाले ही होते हैं जो लड़की को मना करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये सब जो डर है ये कौन हटाएगा? ये परिवार के लोग ही हटाएंगे ना। अगर मेरे साथ कल को कुछ होता है और मैं अपनी मम्मी पापा को बोलूँ और वो मुझे बोले कि तुमने किया होगा तभी ऐसा हुआ है, तो कोई लड़की नहीं बोल सकती। तो अगर वो चीज़ हटानी है तो माँ बाप को ये भरोसा दिखाना पड़ेगा अपनी बेटियों में कि वो काबिल हैं, वो काम सही कर रही हैं। तो इस तरीके का पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में धीरे धीरे आ रहा है। मुझे लगता है इसके लिए और काम करने की ज़रूरत है, जो कि किया जाएगा। और जो समाज में बेटा बेटी में फ़र्क भी करते हैं उनके लिए भी बिल्कुल। हाँ, बेटी जब हम लड़कियों को उतना मानते हैं तो बेटी को उतना मानना चाहिए हमको। हाँ, जो अभी तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये है, मैं काफ़ी जिलों में जाता हूँ, सर्वे करता हूँ, तो ये है कि बिटिया पढ़ेगी, उसको ग्रेजुएशन करा देना, उसका शादी कर देना उसका। हाँ, अगर बिटिया को जो है अगर हम पढ़ाने के लिए आगे ले जाना चाहते हैं तो पढ़ा सकते हैं, केवल शादी कोई बोझ नहीं है बिटिया। बिल्कुल। ये समाज में बहुत पहले की विचारधारा है जो चलती आ रही है अभी भी बेटियों को लेकर, और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत हद तक है। पर जैसे जैसे गांव की लड़कियां भी आगे बढ़ी, ना सिर्फ सिविल सर्विसेज, आप स्पोर्ट्स में देखिए, बबीता फोगट और गीता फोगट ने इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे काम किया है। पॉलिटिक्स में लड़कियां आगे आ रही हैं, साइंस के क्षेत्र में लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें, और ये सब ऐसा नहीं कि सारी शहर की पढ़ी हुई लड़कियां, ये सब गांव की इन सारी कठिनाइयों का सामना करके आई हैं। लखनऊ रहता हूँ तो वहाँ के लोग तो वैसे हैं बिल्कुल, जिनका गांव है आसपास में घर है, वो वैसे रह गए हैं। लेकिन बाहर से आके लोग IAS बन गए, TCS बन गए, व्यापारी बन गए, अच्छे अच्छे पदों पहुँच गए, अच्छा पैसा कमा लिए, अच्छी पोजीशन पहुँच गए। लेकिन वो लोग जो वहीं के हैं अभी भी वहीं पड़े हुए हैं। हाँ जी, मैं तो क्या कहना चाहेंगी युवाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो हमारी बहनें तैयारी कर रही हैं, और आपको देखकर एक और उनके अंदर एक लालसा उत्पन्न होगी कि हमारी बहन कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ। एक गार्जियन जो है, अभिभावक है, उनको भी एक मैसेज जाना चाहिए। जी, मैं सारे युवाओं को जो भी इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपनी ऐसी कोई विचारधारा अगर आपके मन में हो कि आप गांव के बैकग्राउंड से हैं या फिर हिंदी के बैकग्राउंड से हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। मेरी भी शुरुआत कुछ ऐसी ही हुई थी, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने आप में इस एग्ज़ाम के लेवल तक उठाना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे खुद भी 4 साल लगे थे यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये एक दिन में नहीं हुआ था। तो मेहनत हर दिन करनी पड़ेगी, आपको 9 से 10 घंटे डेली मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, पढ़ाई का ध्यान रखें, और बार बार रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस की। आप इसको जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप इस एग्ज़ाम के स्तर तक पहुंच पाएंगे, और उसके बियॉन्ड भी आप जा सकते हैं और आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो सभी के लिए यही संदेश है कि किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी अपने मन में हो तो उसको सबसे पहले समझें कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको इंग्लिश को लेके प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि आपको किसी क्षेत्र में नॉलेज नहीं है, तो उसको नोट डाउन करें और उस पर काम करना शुरू करें। आप उसको इग्नोर ना करें, आप उस पर मेहनत करते रहें। आप डेफिनेटली आपने जो भी लक्ष्य बनाया है अपने लिए, आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक और मैसेज आपके साथ मैं देना चाहूँगा
कि जो युवा कहते हैं या हमारी बहनें कहती हैं कि मुझे सफलता नहीं भी, कड़ी मेहनत करें। मेहनत आप करिए लेकिन डायरेक्शन भी सही रखिएगा ना। हाँ, और राइट डायरेक्शन में आप जाएंगी तो मेहनत जी, कर पाएंगी जी। और वही हमारी सफलता दिलाता है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, उनके पीछे कारण क्या होता है? डायरेक्शन उनकी सही नहीं होती। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़ी। और मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ, आप दीदी से समझ सकते हैं कि उस समाज के लिए, बेहतरी के लिए, सभी के लिए जो आप इस पद पे पहुँची हैं और बहुत आसानी से नहीं मिल जाता है। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, प्री प्लानिंग होती, पहले प्लान करना पड़ेगा कि इंटर पास किया तुरंत IAS बन गए, ग्रेजुएशन पास किया IAS बन गए, नहीं, समय देना पड़ेगा, कुछ लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप एक अच्छी पोस्ट पे पहुँचते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत